जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो जीके प्लस साइंस को मिलाकर के आज हमने 75 प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिस 4 नंबर की वीडियो है, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताते रहना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? ऑप्शन में है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चंपारण। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त होगा, राम प्रसाद बिस्मिल होगा, चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा या फिर भगत सिंह हो जाएगा? तो जिसने भी यहां पर फोर्थ ऑप्शन भगत सिंह का चयन किया है उसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपको कमेंट करके बताना है। तो आप सभी को पता होगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1907 में, 1922 में, 1931 में या फिर 1940 में? तो बात करें किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन हैदराबाद का चयन किया है वो अपने एक नंबर जरूर ऐड कर सकता है। दोस्तों, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि 75 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आते थे, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? वी आर अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो ध्यान रखना, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। जिसने भी यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो कई बार किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न यहां से हमारे प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं होगा आपके एग्जाम में। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आपको ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1942। कब? 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 43 में, 44 में या फिर 45 में? तो ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। तो यहां पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। ध्यान रखना, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक है, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है या फिर एक राज्य इकाई है? दोस्तों, हमने यहां पर सभी सब्जेक्ट को कवर किया है। प्रश्न वही होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, निश्चित ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो भारत एक है, तो भारत एक क्या है? तो राज्यों का संघ है। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो आपको ध्यान रखना भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो आपको ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। दोस्तों आप लोग जीके और साइंस से जो 75 प्रश्न जो पूछे जाने हैं वो आप लोग हम पर छोड़ दीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 75 में 75 प्रश्न आपका जरूर सही करवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप लोग अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या फिर लोकसभा अध्यक्ष को है? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है वो 75 में से एक प्रश्न ये भी अपने मार्क्स में जरूर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो आप सभी को पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो पुनर्गठन की बात करें तो 1956 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में किया गया, ध्यान रखना है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो प्रथम भाषाई राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश था। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो अभी आपको हमने बताया 1956 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर नागालैंड? तो ध्यान रखना, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1970 यहां पर सही उत्तर है, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि मैंने सभी सब्जेक्ट को कवर किया, स्टैटिक भी शामिल किया है हमने, साइंस भी है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। तो यहां पर राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, ध्यान रखना है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा, मध्य प्रदेश होगा या फिर महाराष्ट्र होगा? तो जिसने भी यहां पर सेकंड ऑप्शन पश्चिम बंगाल का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा या फिर राजस्थान होगा? तो ध्यान रखना, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश राइट आंसर यहां पर है, ध्यान रखना है आपको। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा, राजस्थान होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा? तो आपको ध्यान रखना है, मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य हो जाएगा, सही उत्तर यहां पर हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल? तो ध्यान रखना है, आलू के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो बात करें मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात यहां पर, क्योंकि गुजरात मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो बात करें भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य की, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। यहां पर सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? आपसे पूछा गया फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ध्यान रखना सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहां पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है।
सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो बात करें प्याज उत्पादन में अग्रणी राज्य की, तो ध्यान रखना है सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पूछा गया है आपसे भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो आप सभी को राइट आंसर जरूर पता होगा। यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी? दोस्तों हमने ज्योग्राफी को भी शामिल किया, पॉलिटी भी है, स्टैटिक्स जीके भी है, साइंस भी है। तो आप लोग पूरे ध्यान से सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो सही उत्तर यहां पर 7 है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका। तो ध्यान रखना, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया हो जाएगा। आप सभी को जरूर पता होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो ध्यान रखना है सही उत्तर जो हो जाएगा इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जहां पर यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो एशिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है, ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत जो है पसंद आ रही हो, लग रहा हो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। जो भी बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है राइट आंसर है। एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, ध्यान रखें। दोस्तों इतना फास्ट रिवीजन, इतना फास्ट प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ ताबड़तोड़ मेहनत करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतया हिमाच्छादित है? आपको बताना उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? दोस्तों सभी सब्जेक्ट को हमने शामिल किया है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, अमीर खुसरो ने, रस खान ने या फिर अमीर हसन ने। तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहां है? दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहां है? एटा होगा, कासगंज होगा, कन्नौज होगा, फिर लखनऊ होगा। तो बात करें अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन एटा का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है एटा है, सही उत्तर ध्यान रखना है।
महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? कपिल, कौटिल्य, मनु या फिर वात्सायन? बात करें महान हिंदू विधि निर्माता की तो मनु यहां पर सही उत्तर है, थर्ड ऑप्शन ध्यान रखना है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 में, 642 में या फिर 670 में? तो बात करें पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था तो 570 में हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में या फिर 1499 ईस्वी में? तो ध्यान रखना इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जिसने भी थर्ड ऑप्शन 1469 का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास या फिर अर्जुन दास? तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा अंगद हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक, नरेंद्र नाथ? तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था आपको ध्यान रखना है, नानक हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? मकर चंद्र पांडे, राम तनु पांडे, लाला कलावंत या फिर बाज बहादुर? तो तानसेन का जो मूल नाम था ध्यान रखना है, राम तनु पांडे था। क्या था? राम तनु पांडे था तानसेन का मूल नाम, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? कमेंट करके जरूर बताएं, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहर दास, रामानंद? संत कबीर की बात करें तो ये किसके शिष्य थे? तो जिसने भी रामानंद का चयन किया है, रामानंद का चयन जिसने भी किया है, फोर्थ ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? आपको बताना है तानसेन के गुरु कौन थे। दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास, ध्यान रखना यहां पर राइट आंसर हरिदास है। दोस्तों 50 प्रश्न जो जीके से थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके से प्रश्न शामिल थे, 50 प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं 50 में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए। फिर हम साइंस से 25 प्रश्न देखते हैं, तो आप लोग तब तक कमेंट करके बताएं 50 में आपको कितने प्रश्न आते थे। अब हम साइंस से जो है 25 प्रश्न देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहें। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सिरेबेलम होगा, सिरब्रम होगा, मेडुला होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिसने भी यहां पर सिरेब्रम का चयन किया है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो सिरेब्रम है, ध्यान रखना। राइट आंसर यहां पर सेकेंड ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना सेकेंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फिर नाड़ी? तो ध्यान रखना सिरेब्रम आप सभी को पता होगा ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? आपको बताना है मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्कांका होगा, मध्य मस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो जिसने भी यहां पर थर्ड ऑप्शन प्रमस्तिष्क का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा, ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? सेंट्रॉन, डेंड्रॉन, एक्सट्रॉन या फिर न्यूरॉन? तो तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है ध्यान रखना है कौन सी है? तो न्यूरॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन न्यूरॉन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? आपको कमेंट करके बताना है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 12, 13, 31 या फिर 33? तो आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो ध्यान रखना है राइट आंसर इस पे जो हो जाएगा इसका वो 31 हो जाएगा। 31 सही उत्तर है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती हैं, ध्यान रखना है सही उत्तर हो जाएगा 31। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? 14%, 16%, 20%, 25%। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो 16% यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? आपको बताना है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है। 2 होगा, 28 होगा, 38 होगा, फिर 48 होगा। तो ध्यान रखना यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा 38 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, 70 से 72 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की बात करें 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो 16 से 18 बार लेता है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%, 8%, 12% या फिर 16%। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ध्यान रखना यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 4% हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा? यूरिया होगा, अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, अमोनियम नाइट्रेट होगा। तो ध्यान रखना है मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो राइट आंसर यहां पर यूरिया हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? आपको बताना है कमेंट करके। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में, वक्र में, प्लीहा में, मूत्राशय, थैली में। तो ध्यान रखना स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? जिगर होगा, गुर्दा होगा, फेफड़ा होगा या फिर अग्न्याशय होगा? तो सही उत्तर कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ध्यान रखना है जो सही उत्तर हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा? यूरिक अम्ल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। तो आपको ध्यान रखना पेट में जो पथरी होती है उसमें जो है मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रथम रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो यहां पर जो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2 युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन या फिर परागम? तो ध्यान रखना है 2 युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गर्भकाल कितना होता है? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने? तो बात करें मनुष्य में गर्भकाल की तो ये 9 महीने का होता है। राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? आस्था था, इंदिरा था, डोली था, फिर लुइस था? तो आपको ध्यान रखना है प्रथम परखनली शिशु का जो नाम था वो लुइस था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता, तो ध्यान रखना है प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथिया के श्रवण को क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथिया के श्रवण को क्या कहते हैं? रस कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, घोल कहते हैं, फिर उत्सर्जन कहते हैं? तो वाहिनी विहीन ग्रंथिया के श्रवण को हार्मोन कहते हैं, ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या फिर अग्न्याशय? तो ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा जठर एक ग्रंथि नहीं है, आपको ध्यान। बाकी थायराइड, यकृत, अग्न्याशय ये सब एक ग्रंथि, जबकि जठर की बात करें तो ये एक ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय होगा, जठर होगा, प्लीहा होगा या फिर पीयूष होगा? तो आपको ध्यान रखना है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? यकृत होगा, थायराइड होगा, पिट्यूटरी होगा, फिर लार ग्रंथि होगा। तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि हो जाएगी पिट्यूटरी हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी अब सबसे छोटी ग्रंथि है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी? थायराइड, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज या फिर यकृत? तो पिट्यूटरी की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी हो जाएगा, सही उत्तर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ की बात करें ये कहाँ स्थित होती है? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर जो है स्थित होती है, तो मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा, ध्यान रखना है कौन सा? मस्तिष्क यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में बताना है 207, 206, 300 या फिर 312। तो आप सभी को पता होगा एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर 206 हो जाएगा, ध्यान रखना 206 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? इस बार खोपड़ी में बताना है 8 होगा, कितना? 8 होगा, 30 होगा, 32 होगा, फिर 34 होगा। तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 होती हैं, ध्यान रखना। तो राइट आंसर 8 हो जाएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न है, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि 75 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना। जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर उनके पास ये सेशन को जरूर शेयर कर देना। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है नवजात शिशुओं में, ध्यान है। वयस्क में बात करें मनुष्य में तो 206 और नवजात में 300। तो ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक किए वीडियो को कोई नहीं जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।